वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग मिलते हैं और सुबह 7 बजे के इस शो में चर्चा करते हैं पॉलिटी के 4 सवालों पर। पॉलिटी के ऐसे 4 सवाल जिसमें मैं आपको 40 बातें बताता हूं और वो ऐसी 40 बातें होती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, रेलेवेंट हो सकती हैं, एज वेल एज संभावित प्रश्नों के रूप में भी आपके समक्ष आ सकती हैं। तो इस सेशन को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपकी श्रद्धा पर है, आप चाहें तो करें, चाहे तो ना करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, वीओ की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, या किसी भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ कहीं भी पॉलिटी पूछी जाती है, अगर वो स्टेट पीसीएस है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला सवाल देखिए, आपका लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी संविधान संशोधन के संबंध में संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्स प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। दूसरा लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट मेंबर। संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा, निजी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस सवाल की व्याख्या में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसे आप समझिए बहुत ध्यान से। पहले, यदि आप मैटर ऑफ विल की बात करें, मैटर ऑफ विल यानी विधेयक के प्रकार, तो हमारे भारत देश में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। फर्स्ट इज योर ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक। साधारण विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो कि सामान्य बहुमत से पारित होते हैं, और ये ना तो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होते हैं, ना वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं, और ना ही संविधान संशोधन के मामलों से संबंधित होते हैं। माफ करिएगा। चलिए, तो ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक ये ना तो वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं, ना ही संविधान संशोधन के मामलों से संबंधित होते हैं, ये सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। दूसरा, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बिल है। फाइनेंस बिल के जो प्रकार हैं, इनमें एक प्रकार होता है आपका मनी बिल, यानी वित्त विधेयक का एक प्रकार धन विधेयक होता है। धन विधेयक जिसकी प्रक्रिया जो है 109 में दी गई है संविधान की, और जिसकी परिभाषा संविधान के 110 में दी गई है। ठीक है। और अगला है आपका फाइनेंस बिल कैटेगरी टू। फाइनेंस बिल कैटेगरी टू दैट मीन्स कि वित्त विधेयक श्रेणी टू, वित्त विधेयक श्रेणी वन। पहले श्रेणी वन लिखते हैं। फाइनेंस बिल कैटेगरी वन यानी वित्त विधेयक श्रेणी वन। नेक्स्ट वन इज योर फाइनेंस बिल कैटेगरी टू, यानी वित्त विधेयक श्रेणी टू। ठीक है। तो ये तीन प्रकार हैं फाइनेंशियल बिल के, मनी बिल, फाइनेंस बिल कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, और लास्ट वन इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारे विधेयकों के लिए एक बार में ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ऐसा कोई सवाल आएगा तो भविष्य में आप कभी भी गलती न करें। तो पहली बात तो ऑर्डिनरी बिल के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए यानी साधारण विधेयक के लिए क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है? नहीं, इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत चाहिए, यानी सामान्य बहुमत से ये क्या होते हैं, पारित होते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ साधारण विधेयक ऐसे होते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, और ऐसे विधेयक अमेंडमेंट वाले होते हैं अनुच्छेद 3 के। ठीक है, तो उसको इसके साथ कनेक्ट मत करिएगा। जैसे आर्टिकल 3 से रिलेटेड जब कोई बिल आता है, आर्टिकल 3 समझते हैं आप? किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य की सीमा बदलना, दो राज्यों को मिला के एक राज्य मिलाना, बनाना, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रीवियर परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो साधारण विधेयक आर्टिकल 3 के अलावा हैं, उनके लिए नहीं पड़ती है। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है। फाइनेंस बिल कैटेगरी वन के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ये अनुच्छेद 117। ठीक है, क्लॉज वन, ये अनुच्छेद 117 क्लॉज थ्री, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। तो संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित सवाल आपका पूछा गया था, तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता होती है? जी नहीं। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत, यानी 368 की प्रक्रिया के तहत भारत देश में संविधान संशोधन किए जाते हैं।
अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार का संविधान संशोधन होता है। एक जिसे संसद अकेले कर लेती है, यानी जिसे संसद में विशेष बहुमत से पारित करके किया जा सकता है, और दूसरा है टाइप 2, जिसे संसद में तो विशेष बहुमत से पारित ही होना है, साथ ही साथ आधे राज्यों के विधानमंडल में, यानी हाफ स्टेट के लेजिस्लेचर में भी, आधे राज्य के विधानमंडल में भी विशेष बहुमत से क्या होना होगा, पारित हो, माफ कीजिएगा, सामान्य बहुमत से पारित होना होगा। फिर से सुनिए, 368 के तहत दो प्रकार के संशोधन होते हैं। एक में तो सिर्फ संसद की सहमति चाहिए, संसद में विशेष बहुमत से पारित होना है। दूसरे में संसद में विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, साथ ही साथ आधे राज्यों के विधानमंडल में सिंपल मेजोरिटी से पारित होना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी बातें जो संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, यानी ऐसी बातें जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, लाइक इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इन सब में अगर चेंज करना है, संघीय ढांचा मतलब राज्य के साथ केंद्र राज्य दोनों का अस्तित्व, तो संघीय ढांचे में परिवर्तन करना होता है तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति चाहिए। और यह संविधान की कठोरता को दर्शाता है कि संविधान कठोर है। संघीय ढांचे के अलावा अन्य भाग में परिवर्तन संसद अकेले कर लेती है, और ये संविधान के लचीलापन को दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर लचीला दोनों है। ठीक है, अब तो ये बात आप समझ गए। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन के लिहाज से यदि आप देखें, प्रस्तुत करने के लिहाज से, थोड़ा सवाल में ढेर सारी बातें इसमें बतानी पड़ रही हैं तभी आप समझ पाएंगे। प्रस्तुत करने के लिहाज से यदि आप देखें, इंट्रोडक्शन के लिहाज से मेरे भाइयों, तो इंट्रोडक्शन के लिहाज से दो प्रकार के बिल होते हैं। एक को कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल यानी गैर सरकारी विधेयक, ये ऐसा विधेयक होता है जिसको गैर मंत्रियों के द्वारा लाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे राहुल गांधी हो चाहे रवि किशन हो, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मंत्री नहीं होना चाहिए। और ऐसा विधेयक जो मंत्री के द्वारा लाया जाता है उसे हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। जो मिनिस्टर्स के द्वारा लाया जाता है उसे हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। और जो नॉन मिनिस्टर के द्वारा यानी गैर मंत्री के द्वारा लाया जाता है उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। अगर कोई विधेयक राहुल गांधी प्रेजेंट करेंगे तो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं, वो प्रेजेंट करेंगे तो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। लेकिन राजनाथ सिंह, अमित शाह प्रेजेंट करेंगे तो गवर्नमेंट बिल होगा। गवर्नमेंट बिल मतलब मिनिस्टर्स के द्वारा लाया जाए, मंत्रियों के द्वारा लाया जाए। तो ऑर्डिनरी बिल कौन कौन ला सकता है? ये प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है, यानी प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा सकता है। मनी बिल सिर्फ गवर्नमेंट बिल होता है, इसे प्राइवेट मेंबर के द्वारा नहीं लाया जा सकता, यानी गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा नहीं लाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है और गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, यानी मंत्री गैर मंत्री दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। तो आइए सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है कि किसी संविधान संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, गलत लिखा हुआ है, किया जा सकता है ना, प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक, इसमें कह रहा अनुमति आवश्यक है इसलिए गलत हुआ, इसमें कह रहा नहीं किया जा सकता इसलिए गलत हुआ। तो डी इज योर राइट आंसर, ना तो एक सही है ना तो दो सही है इसमें। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला आपका कह रहा है, विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में आपको बताना है कि स्पीकर डज नॉट वैकेट ऑफिस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि अध्यक्ष केवल मत बराबर होने पर मतदान करते हैं। तीसरा कह रहा है कि सदन के नियमों की व्याख्या में अध्यक्ष अंतिम प्राधिकारी होता है। देखिए लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का महत्वपूर्ण पीठासीन अधिकारी है ना, इंपॉर्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लोकसभा के भीतर वो नियमों का व्याख्याता भी है, लोकसभा के भीतर वो संविधान का भी व्याख्याता है। बाहर भले आप देखें कि संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन विद इन द हाउस संविधान का अंतिम व्याख्याता स्पीकर ही है। पूरा सब कुछ सदन का संचालन करना, अनुशासन सब स्पीकर की जिम्मेदारी है। किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। निर्णायक मत, कास्टिंग वोट, जब वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए तो उसे कास्टिंग वोट देने की पावर होती है। स्पीकर लोकसभा का ही सदस्य होता है। लोकसभा अपने मेंबर के बीच से ही स्पीकर चुनकर लाती है। तो पहला लिखा हुआ है कि स्पीकर भंग होने, देखो एक बात समझिएगा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, यानी लोकसभा अगर भंग हो गई, तो क्या स्पीकर का पद भी भंग होता है? सवाल यह है। लोकसभा भंग होने के साथ साथ क्या स्पीकर का पद भी भंग होता है मेरे भाइयों? नहीं, लोकसभा भंग होने के साथ साथ स्पीकर का पद भंग नहीं होता, बल्कि स्पीकर का पद अगली नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है।
फिर से सुनिएगा, स्पीकर का पद अगली नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। लोकसभा भंग होने के साथ साथ स्पीकर का पोस्ट डिसॉल्व नहीं होता, यानी स्पीकर का पद भंग नहीं होता, बल्कि वो अगली नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक क्या रहता है, बना रहता है। ठीक है, तो लिखा हुआ लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं, तो सही है। मत बराबर होने पर मतदान करते हैं, तो मत बराबर होने का मतलब है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक मत। निर्णायक मत का मतलब ये है भाई कि जब वोट बराबर हो जाए, ठीक है, मान लीजिए किसी विधेयक पर वोटिंग चल रही है, दोनों तरफ 100-100 वोट पड़ जाए, तो ऐसे में निर्णायक मत देने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब उसे हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा तब ये पावर उसके पास नहीं होगी, क्योंकि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है तब वो पीठासीन नहीं होता। पीठासीन नहीं होता मतलब प्रिसाइड नहीं करता, प्रिसाइड नहीं करता मतलब अध्यक्षता नहीं करता, तो अध्यक्ष वाला निर्णायक मत की शक्ति उसके पास नहीं होगी। ठीक है, तो मत बराबर होने पर मतदान करते हैं, ठीक है। सदन के नियमों की व्याख्या में अध्यक्ष अंतिम प्राधिकारी होता है, ये भी ठीक है। सदन के भीतर नियमों का व्याख्याता, कानून का व्याख्याता कौन है, स्पीकर है। ठीक है, तो तीन का तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा, सी इज योर राइट। लिखा हुआ विद रेफरेंस टू स्पेशल लीव पिटिशन, विशेष अनुमति की याचिका के संदर्भ में एसएलपी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 136। स्पेशल लीव पिटिशन का प्रावधान 136 में है, 136 में है। एसएलपी केवल उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध ही दायर की जा सकती है। विशेष अनुमति की याचिका से संबंधित ये सवाल है, एसएलपी। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ बातें जरा सा समझिए। यदि आप सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिस्डिक्शन देखें, सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्या हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है? क्या भारत देश में सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है? जी हाँ, भारत देश में सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है, यानी सुप्रीम लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप हायर कोर्ट जा सकते हैं, इसी को अपील कहते हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट भारत देश में अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय है। अपेक्स कोर्ट कहा जाता है, यानी अपील सुनने का अंतिम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है, संवैधानिक मामलों में अपील सुनने का अधिकार है, ठीक है, सिविल के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है, आपराधिक क्रिमिनल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है, और लास्ट वन इज योर आर्टिकल 136। सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिस्डिक्शन 132 से लेकर 136 तक है, ठीक है, जिसमें 136 है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन। जब सुप्रीम कोर्ट जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, यानी प्रोसीजरल वे में प्रक्रिया के लिहाज से आप सुप्रीम कोर्ट ना जा पाएं, मतलब ये रिट जुरिस्डिक्शन किसी भी तरीके से ना जा पाएं, तो एक तरीका बचता है, उसे हम कहते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन, विशेष अनुमति से याचिका। विशेष अनुमति से याचिका को एक्सेप्ट करना यह सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर होती है। जैसे मान लो किसी अन्य माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट गए और कानून कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन एक्सेप्ट करनी है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीजर है, क्योंकि कानून है। लेकिन एसएलपी सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन है, वो चाहे तो स्वीकार करें या नहीं। लेकिन एक रोचक बात यह है कि आज भी हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग हैं वो एसएलपी के हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा के, तो अनुच्छेद 136 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति लेकर जाया जा सकता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं, मतलब अपील की जा सकती है। किसी मामले में डायरेक्ट नहीं जाना है, यानी किसी मामले का डिसीजन अगर मान लो किसी इंफीरियर कोर्ट से आया है, तो इंफीरियर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये अपील है, स्पेशल लीव पिटिशन में आप अपील में जाते हैं, यानी जो इंफीरियर कोर्ट है उनके फैसले के खिलाफ जाते हैं, न कि डायरेक्ट जाते हैं। तो लिखा हुआ है एसएलपी का प्रावधान 136 में है, ठीक है, सही है। देखो 3 सवाल पूछे जाते हैं, पहला एसएलपी का प्रोविजन 136, दूसरा एसएलपी क्या सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन है, हाँ, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है। तीसरा सवाल, कौन से ऐसे मामले हैं जो सबसे ज्यादा पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो एसएलपी के मामले हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है केवल हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध दायर की जा सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है, केवल हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध नहीं, ठीक है, अन्य निर्णयों के विरुद्ध भी दायर की जा सकती है। तो पहला ही इसमें क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट सही है आपका।
आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए। साथ ही साथ आप मुझे यहाँ टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। और ये अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप जानते ही हैं, इंस्टाग्राम आजकल हर आदमी प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भाइयों, इस समय ये गणतंत्र दिवस, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस गणतंत्र दिवस पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको धारण करें, संवैधानिक मूल्यों को आप धारण करें। क्योंकि ये दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को धारण करें। जो भी मूल्य हैं, यानी चाहे वो कानून के राज की भावना हो, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, इन मूल्यों को आप अपने भीतर भी धारण करें। ये हमारा संविधान हमसे अपेक्षा करता है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा स्टडी आईक्यू परिवार अप टू 77% का डिस्काउंट दे रहा है। और ये जो है 27 जनवरी तक ये सेल है, यानी ये ऑफर 27 जनवरी तक है। ठीक है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं, VL Live। VL Live कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ये अपना कोड है मेरा, VL Live, विपुल लव लाइव। ठीक है, खैर किसी का कोड आप लगा सकते हैं, किसी भी टीचर का, लेकिन टीचर का ही लगाइएगा। टीचर का कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए, 9289996923। यहाँ आप कॉल करिएगा, मेरा नाम बताइएगा, आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी, पूरी काउंसलिंग मिलेगी। अभी जो रीसेंट बैच है अपना, वो है आरंभ 18.0। आरंभ 18.0 में 27 से क्लास स्टार्ट होगी। आरंभ 18.0 24 से क्लास इसमें शुरू है, 27 से इसमें पॉलिटी शुरू होगी। ठीक है। आरंभ 18.0 एक ऐसा बैच है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। इसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और पॉलिटी से ही ये बैच शुरू हो रहा है, और पॉलिटी का सेक्शन मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें इनरोल यदि आप करते हैं तो देखो, दो तरह के बैच होते हैं, एक होता है गोल्ड, एक होता है प्लेटिनम। गोल्ड में आपको 1100 प्लस घंटे की क्लास मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है और मेंटोरशिप मिलती है। प्लेटिनम में ये सब मिलता है, 1100 प्लस घंटे की क्लास, 4 साल की वैलिडिटी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मेंटोरशिप। साथ ही साथ प्लेटिनम में एक फाउंडेशन बैच एक्स्ट्रा, एक प्री का बैच एक्स्ट्रा, एक मेंस का बैच एक्स्ट्रा और एक एनसीईआरटी का बैच एक्स्ट्रा मिलता है। ग्रुप मेंटोरशिप फैकल्टीज की भी मिलती है। तो आप अपने सुविधानुसार किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा studyIQ.com पर। जैसे आप गूगल पे जाइए, ठीक है, यहाँ लिखिए आप स्टडी आई क्यू, ओपन हो गया। स्टडी आई क्यू पर गए, यहाँ पर पॉपुलर कोर्सेज में स्टेट पीसीएस पर जाइए, फिर उत्तर प्रदेश पर जाइए। उत्तर प्रदेश में देखिए आरंभ 18.0 दिख रहा है। बाई नाउ पे क्लिक करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी डालिएगा, कोड लगाइएगा, एनरोल करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।